हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखने की सीरीज़ में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 13 का पार्ट 3, जिसमें हम सीख रहे हैं इनहेरिटेंस इन सी प्लस प्लस। फ्रेंड्स, हम लोगों ने सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस के दो पार्ट्स देख लिए हैं, जिसमें हमें बेसिक आइडिया हो गया है कि इनहेरिटेंस क्या होता है, कैसे करते हैं, हमें टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पता है, और पिछले वीडियोस में हमें ये भी पता चला कि विजिबिलिटी मोड्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं। आज हम इनहेरिटेंस में आगे चलते हैं और समझते हैं इज़ अ रिलेशनशिप के बारे में। इज़ अ रिलेशनशिप, देखिए, दो एंटिटीज़ को या किसी भी एंटिटी को हम सी प्लस प्लस में क्लास बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बनाना, राइट? बनाना इज़ अ काइंड ऑफ फ्रूट। तो बनाना एक कैटेगरी है, एक क्लास है। फ्रूट भी अपने आप में एक कैटेगरी है, क्लास है। तो अगर हम ये दो अलग अलग क्लासेस अपने प्रोजेक्ट में बनाएंगे तो इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप है, यस ऑफ कोर्स है। और वो रिलेशनशिप एक सेंटेंस से हम डिपिक्ट भी कर सकते हैं। बनाना इज़ अ फ्रूट, ये सेंटेंस बहुत ऑब्वियस है। अगर ये दो वर्ड्स आपके सामने लिखे हों और इससे एक सेंटेंस बनाना हो तो ये इज़ अ बीच में लगेगा ही। तो इन दोनों एंटिटी के बीच में इज़ अ रिलेशनशिप है। ऐसे बहुत सारी दो एंटिटीज़ होंगी जिनके बीच में ये रिलेशनशिप होगा। किसी भी दो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप होता है, यानी दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप होता है, तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन कई प्रकार के होते हैं, जैसे एग्रीगेशन या कंपोजिशन या इनहेरिटेंस। आज हम अपने डिस्कशन सिर्फ इनहेरिटेंस पे फोकस करेंगे, लेकिन दो क्लासेस के बीच में रिलेशनशिप यानी एसोसिएशन कई प्रकार का हो सकता है। इनहेरिटेंस एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें एक क्लास बेस क्लास कहलाती है और एक क्लास डिराइव्ड क्लास कहलाती है। और जब हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो सारी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेता है पेरेंट की, यानी बेस क्लास की। तो ये सब तो हमें पता है, लेकिन हम समझना चाह रहे हैं ये इज़ अ रिलेशनशिप क्या है। तो कोई भी दो ऐसी क्लासेस के बारे में सोचिए जो हम अपने प्रोजेक्ट में बना रहे हैं और उनके बीच में सेंटेंस बनता है या नहीं। फॉर एग्जांपल, फर्नीचर एक क्लास हो सकती है, टेबल एक क्लास हो सकती है। क्या इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नज़र आता है? टेबल इज़ अ फर्नीचर, बिल्कुल सही है। ओके, एक क्लास है व्हीकल, एक क्लास है टू व्हीलर। तो क्या सेंटेंस बनेगा? टू व्हीलर इज़ अ व्हीकल। अच्छा, और कोई एग्जांपल लेते हैं। एक है स्टूडेंट और एक है पर्सन। स्टूडेंट इज़ अ पर्सन। अब आप इस पे थोड़ी प्रैक्टिस करिए। जहाँ पे भी आप इज़ अ रिलेशनशिप बना पा रहे हैं वहाँ इनहेरिटेंस होने वाला है। अच्छा, हम बोलते हैं कार, इंजन। तो क्या आप बोल सकते हैं इंजन इज़ अ कार? नहीं बोल सकते। इंजन एक कार है? नहीं है। कार इज़ एन इंजन? नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो फिर इन दोनों क्लासेस के बीच में इज़ अ रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन क्या इन दोनों क्लास के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है? नहीं। कार में इंजन होता है, तो कार हैज़ एन इंजन, तो उसमें हैज़ अ रिलेशनशिप है, लेकिन इज़ अ रिलेशनशिप नहीं है। और अगर हैज़ अ रिलेशनशिप है तो इनहेरिटेंस नहीं होगा। फिर वो क्या होगा वो अलग हम कभी समझेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस है इज़ अ रिलेशनशिप पे। तो कार और इंजन में इज़ अ रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, स्टूडेंट और फैकल्टी। स्टूडेंट इज़ अ फैकल्टी? नहीं, गलत है। फैकल्टी इज़ अ स्टूडेंट? ये भी गलत है। फैकल्टी हैज़ अ स्टूडेंट? नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता। फैकल्टी टीचर्स अ स्टूडेंट, हाँ, ये रिलेशन समझ में आ रहा है।
तो किसी दो, देखिए एक प्रोजेक्ट अगर आप बनाएंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, उसमें कई सारी क्लासेस बनाएंगे, तो डेफिनेटली क्लासेस आपस में किसी तरीके से रिलेटेड तो होंगी। वो रिलेशन किस प्रकार का है ये आपको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, तभी आप क्लासेस के बीच में रिलेशन को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दो क्लासेस के बीच में कौन सा रिलेशनशिप हो रहा है। तो जैसा कि आज अपन फोकस कर रहे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि इज अ रिलेशनशिप हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अगर इज अ रिलेशनशिप होता है तो एक क्लास बनती है चाइल्ड क्लास, एक क्लास बनती है पेरेंट क्लास। अब जैसे हमने लिखा है बनाना इज अ फ्रूट, तो कौन सी इसमें से पेरेंट क्लास बनेगी और कौन सी इसमें से चाइल्ड क्लास बनेगी। तो इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं। एक तो सिंपल, आप देखिए कि कौन सी क्लास ज़्यादा जनरलाइज्ड है और कौन सी क्लास ज़्यादा स्पेसिफिक है। जनरलाइज्ड यहाँ पर है फ्रूट, क्योंकि फ्रूट तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये ज़्यादा जनरलाइज्ड है, ये एक बड़ी कैटेगरी है। बनाना एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, तो फ्रूट होगी पेरेंट क्लास, बनाना होगी चाइल्ड क्लास। अगर हम कहते हैं स्टूडेंट और पर्सन, तो पर्सन होगी पेरेंट क्लास, क्योंकि पर्सन तो बहुत हो सकता है। स्टूडेंट उसकी एक सब कैटेगरी है, तो कैटेगरी और सब कैटेगरी, तो कैटेगरी होगी पेरेंट क्लास, सब कैटेगरी होगी चाइल्ड क्लास। तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जैसे हम बोल रहे हैं बनाना इज अ फ्रूट, तो जो बाद वाली क्लास है वो पेरेंट है, जो पहले वाली क्लास है वो चाइल्ड है। ठीक है, आप जैसे भी इसको याद रखें, तो हमको इससे समझ में आ रहा है कि कौन सी पेरेंट क्लास है और कौन सी चाइल्ड क्लास है। हम जानते हैं चाइल्ड क्लास में पेरेंट की प्रॉपर्टी आती है, पेरेंट में चाइल्ड की प्रॉपर्टीज़ नहीं आती। यानी सभी बनाना फ्रूट होंगे पर सभी फ्रूट्स बनाना नहीं होंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक कैटेगरी। अभी एक और एग्जांपल सोचे, रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल मतलब चतुर्भुज, ऐसा डायग्राम जिसमें चार साइड्स होती हैं, वो क्वाड्रिलेटरल। रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल तो है ही, लेकिन इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं और पैरेलल होती हैं, और एंगल भी 90 डिग्री के बनते हैं चारों जॉइंट्स पे। तो रेक्टेंगल जो होता है वो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, पर सारे क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल ज़रूरी नहीं है। कुछ क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम भी हो सकते हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल इरेगुलर डायग्राम्स भी हो सकते हैं, कुछ क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर भी हो सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल, सारे रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटरल हो गए। तो रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल बनेगी पेरेंट क्लास और रेक्टेंगल बनेगी चाइल्ड क्लास। तो रेक्टेंगल में वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो क्वाड्रिलेटरल में होंगी। जैसे क्वाड्रिलेटरल की चार साइड्स होनी चाहिए, तो रेक्टेंगल की भी होगी, लेकिन रेक्टेंगल की कोई भी प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है क्वाड्रिलेटरल में हो। ठीक है, मतलब रेक्टेंगल एक स्पेसिफिक केस है, कोई प्रॉपर्टी रेक्टेंगल की ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल में। तो जब रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें क्वाड्रिलेटरल के सारे मेंबर्स होंगे, लेकिन क्वाड्रिलेटरल का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसमें सिर्फ क्वाड्रिलेटरल के ही मेंबर्स होंगे। तो ये बात आई थिंक हमको समझ में आई है, लेकिन इसको अभी और डिटेल में अपन जाते हैं, क्योंकि ये एक तरह का कॉन्सेप्ट है जो हमको समझना है। ये सिर्फ इनहेरिटेंस रट लेने से काम नहीं चलेगा कि कैसे सिंटेक्स लिखते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है कि कब हमें इनहेरिटेंस करना होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊप्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो एक इम्पॉर्टेंट बात, इज अ रिलेशनशिप हमेशा पब्लिक इनहेरिटेंस से इम्प्लीमेंट होता है। यानी जब भी आप देखें, आप जानते हैं इनहेरिटेंस तीन तरह से हो सकता है, प्राइवेट इनहेरिटेंस, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, पब्लिक इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस ही करेंगे यदि इज अ रिलेशनशिप है। इसका मतलब प्राइवेट इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस किसी और केस में करेंगे। तो ये हमारे आज के लेक्चर का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब भी आप आइडेंटिफाई करें दो क्लासेस के बीच में इज अ रिलेशनशिप है तो पब्लिक इनहेरिटेंस ही करना है। पर ऐसा क्यों?
इसका भी मैं अभी आपको एक सॉलिड जवाब देता हूँ, क्योंकि कभी कैंपस में इंटरव्यू में अगर इस तरह का डिस्कशन होता है तो इस तरह के जवाब आपका सिलेक्शन करा देंगे। दूसरी चीज़, हम प्राइवेट इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कब करेंगे। तो आइए देखते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जिसमें हमें ये बातें क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पब्लिक इनहेरिटेंस हम क्यों करेंगे अगर इज़ अ रिलेशनशिप है। एक एग्जाम्पल सोचिए जो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में इनहेरिटेंस के फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था, कार क्लास का। अगर एक कार नाम की क्लास बनेगी तो उसके अंदर कई सारे मेंबर्स होंगे। जैसे एक मेंबर होगा गियर। मैं अभी फोकस करवा रहा हूँ समझाने के लिए कुछ खास मेंबर्स पे, इसलिए मैं सारे मेंबर्स नहीं लिख रहा हूँ। और हमने डेफिनेटली इसके अंदर एक पब्लिक फंक्शन भी बनाया होगा। गियर कैसा है, प्राइवेट है, नहीं भी लिखूंगा तो भी प्राइवेट ही माना जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अच्छा, इसके अंदर एक फंक्शन होगा void इंक्रीमेंट गियर। ठीक है, तो इसमें हमने कोड लिखा है इफ गियर इज लेस देन 5, गियर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए। एक कार है जिसमें 5 गियर है। ठीक है, तो 5 से अगर छोटी वैल्यू है तो ही गियर की वैल्यू इंक्रीमेंट हो। तो ये एक फंक्शन हमने बना लिया है इंक्रीमेंट गियर नाम का, जो गियर की वैल्यू इंक्रीज करता होगा। गियर एक प्राइवेट वेरिएबल है। कोई भी कार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, उसमें गियर चेंज करने के लिए इस फंक्शन को हमें कॉल करना होगा। अच्छा, अब कल को ज़रूरत पड़ती है स्पोर्ट्स कार बनाने की। स्पोर्ट्स कार इज़ अ कार। अब देखिए मैंने क्या बोला, स्पोर्ट्स कार इज़ अ कार। तो स्पोर्ट्स कार क्या बनेगी, चाइल्ड क्लास। स्पोर्ट्स कार ये चाइल्ड क्लास। ओके, इस क्लास के अंदर गियर वेरिएबल हमें दोबारा नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास में तो वो सारे मेंबर्स आ जाते हैं जो पेरेंट क्लास में होते हैं। अब सिंटेक्स क्या है इनहेरिटेंस करने का, हमें लिखना पड़ेगा पब्लिक कार। हमें यही तो समझना है कि ये पब्लिक क्यों लिख रहे हैं यहाँ। इज़ अ रिलेशनशिप है तो पब्लिक लिखना क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए ज़रूरी है, उसी को समझ रहे हैं। ये जो गियर नाम का वेरिएबल है ये मुझे दोबारा तो यहाँ बनाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें वो सारे मेंबर्स होंगे जो पेरेंट क्लास में भी हैं। कई लोग अगर पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो वो ये कह सकते हैं कि प्राइवेट मेंबर्स तो इनहेरिट ही नहीं होते। तो मैंने बताया था एक्सेसिबिलिटी और अवेलेबिलिटी के बारे में। तो यदि आपको चीज़ें याद हैं तो विजिबिलिटी मोड्स 3 तरह के होते हैं, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, है ना। और 2 तरह के यूज़र्स होते हैं, यूज़र 1 यूज़र 2। इस पर हमने बात करी थी, आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पे हमने बात करी थी। हमने कहा था अवेलेबिलिटी इनहेरिटेंस में चाइल्ड क्लास के पास सारे मेंबर्स आ जाते हैं पेरेंट के, सारे मतलब सारे, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, सब सारे अवेलेबल हैं। लेकिन एक्सेसिबल सारे नहीं होते। एक्सेसिबल कौन कौन से होते हैं, इसके लिए रूल था। जब पब्लिक इनहेरिटेंस होता है तो पेरेंट का प्रोटेक्टेड मेंबर यहाँ भी प्रोटेक्टेड होता है और पब्लिक मेंबर यहाँ भी पब्लिक होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अवेलेबल तो प्राइवेट मेंबर्स भी हैं, लेकिन एक्सेसिबल चाइल्ड क्लास में केवल प्रोटेक्टेड और पब्लिक मेंबर ही होते हैं, क्योंकि वही इनहेरिट होके एक्सेसिबल होते हैं। बाकी प्राइवेट इनहेरिट हुआ है लेकिन एक्सेसिबल नहीं। तो अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी में फ़र्क है। तो ये अगर मैं स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो गियर नाम का वेरिएबल उसके अंदर होगा, और स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट भी इंक्रीमेंट गियर फंक्शन को कर सकता है कॉल। ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, जब गियर की वैल्यू को चेंज करना है तो इंक्रीमेंट गियर फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक सर्विस है, अपन फंक्शन को सर्विस भी बोलते हैं, ये इंक्रीमेंट गियर नाम की एक सर्विस है जो कार क्लास के ऑब्जेक्ट को तो मिली ही है, ताकि इस सर्विस का यूज़ करके
गियर की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। स्पोर्ट्स कार को भी इस सर्विस की ज़रूरत है, यानी स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट भी इंक्रीमेंट गियर को करना चाहेगा कॉल गियर की वैल्यू चेंज करने के लिए। तो ये सर्विस स्पोर्ट्स कार के ऑब्जेक्ट को कब मिल पाएगी? जब आप करेंगे पब्लिक इनहेरिटेंस। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास में जो पब्लिक मेंबर बना हुआ है वो चाइल्ड क्लास में भी पब्लिक मेंबर बनेगा यदि आपने पब्लिक इनहेरिटेंस किया है। ये तो हमने समझा, पब्लिक पेरेंट का पब्लिक मेंबर बनता है। अगर आप प्राइवेट इनहेरिटेंस या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करते तो क्या होता? पब्लिक मेंबर यहाँ प्राइवेट बन रहा है, पब्लिक मेंबर यहाँ प्रोटेक्टेड बन रहा है। तो इससे फर्क क्या पड़ा? क्या चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के प्राइवेट या प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस कर सकता है? नहीं। हम इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सिर्फ इस क्लास के पब्लिक मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर पेरेंट की कोई चीज़ पब्लिक मेंबर चाइल्ड में भी पब्लिक मेंबर होगा तो चाइल्ड का ऑब्जेक्ट उसे कॉल कर पाएगा। लेकिन अगर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट अपनी क्लास के प्रोटेक्टेड या प्राइवेट मेंबर को कॉल करेगा तो थोड़ी ही कॉल होगा। तो प्राइवेट प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करने से क्या होगा? पेरेंट की चीज़ें कभी पब्लिक में नहीं आती। पब्लिक में नहीं आती तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उन्हें एक्सेस नहीं कर पाता। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पब्लिक इनहेरिटेंस करूँगा तभी ये इंक्रीमेंट गियर फंक्शन चाइल्ड क्लास में पब्लिक फंक्शन बनेगा, तभी स्पोर्ट्स कार का ऑब्जेक्ट उसे कर पाएगा कॉल। इस रिलेशनशिप में हमेशा एक बात कॉमन है कि जो पेरेंट क्लास है वो जो पब्लिक सर्विसेज अपने ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रहा है, चाइल्ड क्लास चाहता है उसके ऑब्जेक्ट को भी वो सर्विसेज मिले। अच्छा देखिए एक और एग्जांपल, हम बोलते हैं कैट और एनिमल। एनिमल के अंदर एक फंक्शन होगा, समझ गए ना? एनिमल पेरेंट क्लास और कैट चाइल्ड क्लास है। कैट इज़ एन एनिमल। तो एनिमल के अंदर एक फंक्शन होगा ईटिंग, ये उसकी हैबिट है। तो क्या कैट को ये सर्विस नहीं मिलनी चाहिए? उसको भी मिलनी चाहिए, वो भी तो खाएगी। तो ईटिंग एक ऐसा फंक्शनैलिटी होगी जो एनिमल क्लास में भी पब्लिक फंक्शन होगा और कैट क्लास में भी पब्लिक फंक्शन होगा। तो पब्लिक इनहेरिटेंस करना ज़रूरी है। अगर आप यहाँ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करेंगे तो पेरेंट क्लास की पब्लिक सर्विसेज अवेलेबल नहीं हो पाएंगी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि इस रिलेशनशिप में पब्लिक इनहेरिटेंस क्यों करना है। लेकिन हमारा अभी एक सवाल और बाकी है। हम जानना चाहते हैं कि प्राइवेट इनहेरिटेंस और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कब करना चाहिए। तो आइए इसको भी समझते हैं। मान लीजिए हम कोई क्लास बना, इस एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, है ना? इस एग्जाम्पल को मैं हटा देता हूँ। अभी हम एक दूसरा एग्जाम्पल सोचते हैं जिसमें हमें लगे कि प्राइवेट इनहेरिटेंस या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करना पड़ेगा। तो एक क्लास हम बनाना चाहते हैं, लेट्स से एरे, मतलब समझे एरे में। मैं यहाँ पर एक एरे इसके अंदर बनाना चाहता हूँ। क्या हुआ इससे हुआ ये कि एरे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसके अंदर एक एरे बनेगा, और एक ऑब्जेक्ट के अंदर 10 साइज का एक एरे बनेगा, ठीक है। और इसके पास एक पब्लिक फंक्शन होगा इंसर्ट। मैं देखिए पूरी कोडिंग नहीं कर रहा हूँ, आपको समझाने के लिए मैं एक पोर्शन लिख रहा हूँ बस कोड का। इंट इंडेक्स और इंट वैल्यू, ठीक है। और इसमें लिखता हूँ ए इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। अच्छा अब अगली चीज़ देखते हैं। ये इस तरीके से इंसर्ट हो गया, ओके। अब मैं इसमें एक और क्लास बनाता हूँ जो इसकी चाइल्ड क्लास होगी। क्लास स्टैक। आप लोगों ने स्टैक पढ़ा है? स्टैक क्या होता है? स्टैक एरे के द्वारा ही इम्प्लीमेंटेड होता है। तो मैं यहाँ पर इनहेरिटेंस करता हूँ, पब्लिक लिखता हूँ, प्राइवेट लिखता हूँ, ये अभी अपन तय कर लेंगे। मतलब
अगर स्टैक नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप पहले। स्टैक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम एरे से इम्प्लीमेंट करेंगे, पर उसमें वैल्यू हम हर कहीं नहीं रखेंगे। जो स्टैक है आप उसको वर्टिकली इमेजिन करिए, ठीक है। वर्टिकली कैसे इमेजिन करेंगे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम इसको इस तरीके से इमेजिन करें, ठीक है, और इनफैक्ट इसको इस तरीके से बनाता हूँ। ये स्टैक है। आप सोचिए मैं एरे को वर्टिकली बना रहा हूँ, हॉरिजॉन्टली बनाने की जगह वर्टिकली बना रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो स्टैक हमारा बन गया है इसमें ये इंडेक्स 0 है, राइट, और ये इंडेक्स मान लीजिए 1 है, ठीक है। इस तरीके से इसको अपन बोलते हैं 2 है, ठीक है, और ये इंडेक्स 3 है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एरे है, कोई भी वैल्यू अगर आप इसमें रखेंगे तो हर कहीं नहीं रख सकते। स्टैक का कहना है कि सबसे पहली वैल्यू आप इसी में रखेंगे। अब इसमें अगर कोई वैल्यू रख दी है तो फिर अगली वैल्यू आप इसी में रखेंगे, यानी जो टॉप में है उसी पर आप वैल्यू रखोगे, बीच में हर कहीं वैल्यू नहीं रख सकते। ये स्टैक का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अभी ओवरव्यू दे दिया है, अब इसको ज़रा इम्प्लीमेंट करते हैं। तो एरे तो मैं इसमें दोबारा बनाऊंगा नहीं, लेकिन इसमें मैं टॉप का हिसाब रखने के लिए एक वेरिएबल ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है। और मैं ये करना चाहता हूँ कि एक वैल्यू इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने एक फंक्शन बनाया void push, और इसमें मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं कॉल करता हूँ इंसर्ट फंक्शन को, और इसमें टॉप पास कर देता हूँ और वैल्यू भी पास कर देता हूँ। दैट्स इट, हो गया काम, ठीक है। अभी बहुत कुछ इसमें केसेस हैं, उनको अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी केवल समझ रहे हैं इस बात को। अब आप सोचिए कि मैं स्टैक का अगर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँ, मैंने स्टैक का एक ऑब्जेक्ट बना लिया S1, तो मैं S1 डॉट लगा के पुश फंक्शन कॉल करके कोई वैल्यू इंसर्ट करा सकता हूँ। तो ये वैल्यू अप्रोप्रिएट जगह पर ही इंसर्ट होगी। टॉप की वैल्यू इनिशियलाइज करा देंगे हम 0 से। अच्छा, ये वैल्यू 34 प्रॉपरली पुश हो गई होगी स्टैक के अंदर, यानी इस जगह पर आ चुका होगा 34, ऐसा आपने समझ लिया। लेकिन कोई अगर चाहेगा तो ऐसा भी तो कर सकता है, इंसर्ट 56 नहीं, इंडेक्स नंबर सपोज करो 2 और 56, ठीक है। ये क्या हुआ, ये इसलिए हुआ कि पहले तो इंसर्ट फंक्शन कॉल किया मैंने और इंडेक्स नंबर 2 पे 56 असाइन हो गया, मतलब कहाँ स्टोर हो गया, तो यहाँ पर 56 चला गया। ये तो स्टैक के खिलाफ है, क्योंकि स्टैक बोलता है कि टॉप पे रखना, मतलब यहाँ आनी चाहिए थी वैल्यू, पर ऐसा आपने कर दिया। कैसे कर दिया आपने, क्योंकि आपने इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया। इंसर्ट फंक्शन कैसे कॉल कर लिया आपने, क्योंकि इंसर्ट फंक्शन पेरेंट क्लास में बना है और पेरेंट क्लास में ये पब्लिक फंक्शन है, और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो पब्लिक मेंबर फंक्शन होते हैं पेरेंट क्लास में, पब्लिक इनहेरिटेंस करने पर वो चाइल्ड के भी पब्लिक मेंबर हो जाते हैं। यानी जो सर्विस एरे के ऑब्जेक्ट को मिल रही है, इंसर्ट एक सर्विस है, एरे के ऑब्जेक्ट को ये पब्लिक सर्विस मिल रही है। पब्लिक इनहेरिटेंस के चलते स्टैक के ऑब्जेक्ट को भी ये इंसर्ट पब्लिक सर्विस के तौर पे मिल रही है, क्योंकि पब्लिक मेंबर चाइल्ड का भी पब्लिक मेंबर बन गया है। तो ये चीज़ गलत हो गई। इंसर्ट फंक्शन अगर स्टैक के ऑब्जेक्ट को एज अ सर्विस प्रोवाइड हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो इंसर्ट को कॉल कर लेगा, तो फिर ये रूल ही ब्रेक हो जाएगा जो स्टैक का है कि हमेशा टॉप पे ही वैल्यू स्टोर होनी चाहिए।
तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि आप यहाँ पब्लिक इनहेरिटेंस ना करिए। और वैसे भी आप सोचिए, स्टैक इज एन एरे नहीं बोलेंगे, स्टैक इज इम्प्लीमेंटेड एज एन एरे, लेकिन स्टैक इज एन एरे नहीं बोलेंगे। स्टैक एक एरे नहीं, एरे एक स्टैक नहीं, तो यहाँ इज अ रिलेशनशिप नहीं है। तो जब हम चाहते हैं पेरेंट क्लास की पब्लिक सर्विसेज चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को भी एज अ पब्लिक सर्विस मिल जाए, तो हम पब्लिक इनहेरिटेंस करते हैं। यहाँ पर हम नहीं चाहते तो हम यहाँ प्राइवेट या प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस लिखेंगे। अब प्राइवेट इनहेरिटेंस करने से क्या हुआ? इंसर्ट फंक्शन चाइल्ड क्लास में प्राइवेट मेंबर बन गया, तो आप स्टैक का ऑब्जेक्ट बना के बाहर से इसको कॉल नहीं कर सकते, ये एरर देगा, ये नहीं चलेगा। लेकिन पुश फंक्शन इसे कॉल कर लेगा। क्यों कर लेगा? क्योंकि इंसर्ट फंक्शन चाइल्ड क्लास का प्राइवेट मेंबर बन गया है, राइट? तो चाइल्ड क्लास वाला तो उसे एक्सेस कर रहा है, पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब अपन प्राइवेट इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो ये पब्लिक मेंबर प्राइवेट मेंबर में आ रहा है। तो फिर हमको समझ में आया कि प्राइवेट इनहेरिटेंस कब करते हैं, पब्लिक इनहेरिटेंस कब करते हैं, ये हमको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, कुछ इन डेप्थ नॉलेज गेन हुआ हो, तो आप इसको लाइक करिए। आपको लगता है कि ये दोस्तों से शेयर करने लायक है तो आप इसको शेयर करिए। यदि आपको लगता है कि इसमें आप कुछ बातें हैं जो समझ में नहीं आई, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट्स में लिखिए। आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। इसके अलावा यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।